ओके जी, साउंड क्लियर है। चेक करने एक मरतबा क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पार्किंग हुई। जी सर, क्लियर। बस अभी दो लोग और आ जाए। ओके, इसमें ड्यून्स की दो टाइप्स जैसे कहा कि एक तो रेजिस्टेंस की वजह से बनने वाले ड्यून्स हैं और दूसरे ड्यून्स हैं जो कि हवा की स्पीड कम होने से बनने वाले ड्यून्स हैं। जो हवा की स्पीड कम होने की वजह से ड्यून्स बनते हैं उसमें जो अक्यूमुलेशन होती है सैंड की, उसके हवाले से ये है कि ये टेम्परेरी टाइप का ड्यून होगा और ये माइग्रेटरी ड्यून कहलाएगा। माइग्रेटरी इन द सेंस कि जिस वक्त भी हवा की दोबारा से फोर्स बढ़ेगी तो वो इसकी स्लोप से मटेरियल्स को यानी कि सैंड को जो है वो टॉप तक पहुंचाना शुरू कर देगी और उसके बाद क्रेस्ट से जो है वो स्लिप ऑफ करके यानी कि डेपोजिशन का प्रोसेस इधर शुरू हो जाएगा। यानी ड्यून जो है उसके मटेरियल्स यहाँ से रिमूव हो रहे होंगे और टॉप पे पहुंचने के बाद इस जगह पे डिपॉजिट हो रहे होंगे। सो इस सरफेस को स्लिप फेस सरफेस कहा जाता है। और ये साइड जिसको आप देख रहे हैं कि यहाँ से मटेरियल्स आगे मूव करके टॉप तक पहुंच रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं बेसिकली बैक स्लोप ऑफ द ड्यून, क्योंकि ये ड्यून जो है वो ट्रैवल करता जाएगा उस पूरे लैंडस्केप में। तो इसको हम बैक स्लोप का नाम देते हैं क्योंकि ये बैक साइड है विद रेफरेंस टू द मूवमेंट। ठीक है जी, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रेस्ट का नाम दिया जाता है क्योंकि क्रेस्ट जो जितने भी आप फीचर्स पढ़ते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो चाहे कोई एलिवेटेड फीचर्स हो, उनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। तो क्रेस्ट जो है वो टॉप ऑफ द ड्यून कहलाता है और उसके आगे स्लिप ऑफ स्लिप कहलाती है या स्लिप फेस कहलाता है। ठीक है जी, ये है माइग्रेटरी ड्यून्स के हवाले से। लेकिन अगर फिक्स ड्यून्स हैं तो फिक्स ड्यून्स के जो स्लोप्स के नाम हैं वो कुछ इस तरह से मीन्स के एक तरफ से विंड जो है वो अप्रोच कर रही है, तो जिस तरफ से विंड अप्रोच कर रही है उस तरफ की साइड को हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। विंडवर्ड का मतलब है टूवर्ड्स द विंड। ठीक है जी, क्रेस्ट को क्रेस्ट ही कहते हैं लेकिन जहां से विंड इसको क्रॉस करके जा रही है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो कल हमने रोशमुतोने और क्रैग एंड टेल में भी लीवर्ड साइड पढ़ी थी कि जिसमें ग्लेशियल आइस जो है वो इस सरफेस को छोड़ के जा रही है, वो लीवर्ड साइड है। ठीक है जी, ये टर्म्स अप्लाई होती हैं उन ड्यून्स के लिए जो फिक्स ड्यून्स हैं, यानी कि जो किसी हिंड्रेंस के ऊपर बन गए। कोई रुकावट हवा के सामने आई और उस रुकावट के साथ साथ जो है वो ड्यून की फॉर्मेशन हो गई रेजिस्टेंस की वजह से। सो ड्यून्स की प्राइमरीली दो टाइप्स, तो माइग्रेशन और फिक्सेशन के हवाले से हैं। लेकिन जब शेप्स की बात करते हैं तो इसमें भी दो सब कैटेगरीज आती हैं। एक आती है इलोंगेटेड ड्यून्स और दूसरे आते हैं कर्व ड्यून्स। ठीक है जी, अब ये इलोंगेटेड ड्यून की कैटेगरी है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कहते हैं। ये ड्यून्स वहाँ पे बनते हैं जहाँ एयर फ्लो ज़्यादा स्पीड से हो रहा हो और सैंड की क्वांटिटीज कम। ठीक है, आमतौर पे जब हम अपने एरिया के डेजर्ट को स्टडी करते हैं यानी थरपारकर डेजर्ट को और राजस्थान डेजर्ट का एरिया या आप यानी चोलिस्तान को, तो हम ये देखते हैं कि सिंध की तरफ जो है विंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो विंड की प्रिवेलिंग डायरेक्शन है, ठीक है जी, तो जो प्रिवेलिंग डायरेक्शन है उसके पैरेलल ही आपको ड्यून्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है कि ये हवा के साथ साथ बनते हैं, उसके पैरेलल बनते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के लिए ज़रूरी क्या है कि विंड स्पीड रिलेटिवली ज़्यादा हो और सैंड की क्वांटिटी कम हो जिसको विंड ने कैरी किया हो, तो विंड उसको अपने मूवमेंट के पैरेलल ही डिपॉजिट करती जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये जो ड्यून्स नजर आ रहे हैं इसमें भी कॉरिडोर्स वाला सिस्टम या कॉरिडोर्स जैसी सिचुएशन नजर आ रही है कि हवा जो है वो इन जगहों से गुजर रही है लेकिन जो टीले हैं वो उसकी हवा की मूवमेंट के साथ साथ इलोंगेट हो चुके हुए हैं। कांस्टेंट विंड डायरेक्शन का होना इनके लिए ज़रूरी होता है और सैंड की क्वांटिटीज रिलेटिवली कम होती हैं जो हवा अपने साथ कैरी कर रही होती है। ठीक है जी, इसके ऑपोजिट वो ड्यून्स जो बिल्कुल सी सरफेस पे बनने वाली वेव्स की तरह से नजर आते हैं,
जिस तरह से यहाँ पे आपको विंडवर्ड स्लोप नजर आ रही है, स्लिप फेस नजर आ रहा है, बट द ड्यून इज मेकिंग अ राइट एंगल विद द प्रिवेलिंग विंड। यानी इसमें सैंड की क्वांटिटीज इतनी ज्यादा है कि वो हवा के सामने ही रेजिस्ट करना शुरू कर देती, और हवा की स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए इसमें एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कंडीशन बता रहा है वो है मैसिव सैंड्स। ठीक है, मैसिव वॉल्यूम ऑफ सैंड होना चाहिए और लो कंसिस्टेंट विंड होनी चाहिए। तो जिस तरह से समंदर के ऊपर हवा जो है वो पानी को धकेलते हुए लेके आ रही होती है और एक वेव बनाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड आपको ड्यून की फॉर्मेशन नजर आएगी। अब राइट एंगल के ऊपर जैसे हम लोगों ने अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स भी पढ़ी थी, तो उसमें भी यही था कि उसको हमने ट्रांसवर्स का नाम दिया था। पी वेव्स जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, वो पैरेलल टू द मूवमेंट थी, और जो ट्रांसवर्स थी वो एस वेव्स थी। यहाँ पे हम ट्रांसवर्स ड्यून की टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये ड्यून्स प्रिवेलिंग विंड के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी क्रिस क्रॉस कर रहे हैं उसको, तो इनको हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। ये दो ड्यून टाइप्स जो है ये इलोंगेटेड यानी लेंथ वाले ड्यून्स की दो सब कैटेगरीज बनती हैं। दूसरी तरफ कर्व ड्यून्स की कैटेगरीज हैं। कर्व ड्यून्स में आपको जो ड्यून्स आप ये देख लेंगे ऐसे लगता है जैसे आप किसी सी सरफेस को देख रहे हैं जिस पे वेव्स बनी हो, लेकिन एक्चुअली ये जो है ये वो सैंड ड्यून्स हैं जो एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड बने हैं। ठीक है जी, जेंटल साइड जो है वो विंडवर्ड साइड है, और ये शेडेड साइड जो आपको नजर आ रही है ये इसकी लीवर्ड साइड है। ठीक है, यहाँ से आगे हम कर्व ड्यून्स की बात करें तो कर्व ड्यून्स में आपको दो और टाइप्स मिल जाएंगी। एक को नाम दिया था बरखान ड्यून्स। अब बरखान ड्यून्स जो है उसमें क्या है कि ये जहाँ पे आपको ये ड्यून का फीचर बना हुआ नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पे कोई रेजिस्टेंट रॉक होगी, कोई रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होगा जिसके अलोंग जो है ये ड्यून फॉर्म हुआ है। रॉकी स्ट्रक्चर्स के इलाकों में भी बन जाते हैं। तो विंड आई और उसने मैसिव अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो इस हिंड्रेंस के ऊपर जो है वो रोक दी या वहाँ पे डिपॉजिट कर दी। जहाँ पे फ्रिक्शन रिलेटिवली कम थी वहाँ पे ये इलोंगेटेड ड्यून्स के तौर पे भी, यानी जिस तरह पैरेलल टू द विंड ड्यून्स थे उस तरह से इसके एजेस बाहर आ गए। इन एजेस को हॉर्न्स का नाम दिया जाता है। सो द टर्म जो है वो हॉर्न है। ठीक है जी, अब इसकी साइड्स को देख लें, इसके पार्ट्स को देख लें। ये इसकी विंडवर्ड साइड है। यहाँ पे आपको जो है वो क्रेस्ट नजर आ रही है। क्रेस्ट से आगे ये इसकी लीवर्ड साइड है। जबकि लीवर्ड यहाँ पे जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा थी इस पोर्शन में वहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सैंड ज़्यादा मिल रही है जहाँ पे रेजिस्टेंट थी। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन इसके एजेस पे नज़र आएगी, मीन्स के इस ड्यून के बनने के बाद वहाँ पे कुछ रेत जो है वो फैलेगी भी आगे की तरफ और रुकेगी भी, जिसकी वजह से हॉर्न्स बनेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, यूजली ये माइग्रेट नहीं करते, आमतौर पे यही होता है कि इनकी डायरेक्शन विंड डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। सो अगर विंड डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से आती है, मतलब हवा भी आपको ब्लू एरोस जैसे नजर आ रहे हैं, अगर ये इधर से शुरू होगी तो इसके हॉर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, और इसका जो कर्वेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो अपेयरेंस है वो आप जहन में रखिएगा कि इसकी जो कन्वेक्स साइड है यानी बाहर को उभरी हुई कर्व्ड साइड जो है दैट इज द विंडवर्ड साइड। ठीक है, कन्वेक्स साइड विंडवर्ड साइड है और कनकेव साइड जो है ये लीवर्ड साइड है। बखान ड्यून्स, अब जैसे यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं डायग्राम, तो इधर आपको ओरिजिनल इमेज नजर आ रहा है कि अब ये पूरे इलाके में एक ड्यून बना हुआ है, और उस ड्यून के बनने की वजह क्या होगी कि इस जगह पे कहीं ना कहीं पे कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट, कोई रॉक स्ट्रक्चर है जिसने सैंड को इस जगह पे रोक लिया हुआ है। सो इसके हॉर्न्स जो है वो आपको इधर से एक्सटेंडेड नजर आ रहे हैं। जनरल विंड डायरेक्शन इसकी क्या होगी, हवा जो चल रही है वो इस तरफ से चल रही है, जिसकी वजह से ड्यून के हॉर्न्स जो है वो इधर एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, अगर ये हवा की डायरेक्शन ऐसे होगी हॉर्न्स इधर की साइड पे एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है जी,
ये हो गया बरखान ड्यून। बरखान ड्यून के बाद नेक्स्ट जो ड्यून टाइप है, इसको हम नाम देते हैं पैराबोलिक ड्यून। पैराबोलिक ड्यून्स, जैसे हमने सबसे पहला फीचर देखा था डिफ्लेशन हॉलो, और डिफ्लेशन हॉलो में हमने ये बात की थी कि पहले एक किनारे से हवा जो है वो उस हॉलो में, उस डिप्रेशन में एंटर होती है, वहां से सैंड को उठाती है, उसके बाद ऊपर को आती है तो वो फिर सैंड को दूसरे किनारे पर अक्यूमुलेट कर देती है। ठीक है जी। तो इसके हवाले से जो ज़्यादातर पैराबोलिक ड्यून्स हैं वो बनते ही डिफ्लेशन हॉलो के दूसरे या लीवर्ड किनारे पे बनते हैं। ठीक है जी। और इसके बीच में आप जो नज़र देख रहे हैं वो ये है कि जो विंडवर्ड साइड है, दैट इज द कनकेव साइड। कन्वेक्स साइड जो होगी, ये वाली साइड कन्वेक्स है, ये साइड आपको लीवर्ड साइड पे नजर आ रही है। और जो क्रेस्ट है वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट होता ही है, तो वो आपको इस लाइन के तौर पे नजर आ रहा है। ठीक है जी। सो डिफ्लेशन हॉलो से जब हवा इससे अप, जी बरखान जी, ड्यून्स के अलावा बाकी सारों में कॉन्वेक्स साइड लीवर्ड साइड ही होगी। देखिए कन्वेक्स तो सिर्फ एक बाखान में ही पड़ी है। ठीक है, कर्व ड्यून की टर्म है ना। इलोंगेटेड ड्यून्स में तो कोई भी कर्वेचर था ही नहीं, तो एक टर्म थी इलोंगेटेड। अब इलोंगेटेड के दो पार्ट्स कौन से हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल था और दूसरा ट्रांसवर्स था। ठीक है, इसमें तो कहीं पे भी वर्ड आएगा ही नहीं कि कोई कर्वेचर है या कोई कर्व्ड साइड जिसको कन्वेक्स या कनकेव कहा जाए। ठीक है, ये लेंथ में है। जब कर्व ड्यून्स की बात करते हैं, कर्व ड्यून्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसमें आपको सैफ ड्यून्स भी मिलेंगे। अरेबिक वर्ड सैफ का मतलब है सॉर्ड, जिसका एक तलवार का कर्व होता है उस तरह का। हेयर पिन ड्यून्स, जैसे जूड़ा लगाने वाली पिन होती है, हेयर पिन ड्यून्स भी हो सकते हैं। अब ये सिर्फ उनकी रिजेम्बलेंस के हवाले से। ठीक है जी। हॉर्स शू ड्यून्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो घोड़े का नाल होता है उसकी शक्ल के ड्यून्स हैं। ठीक है, ये सारे सब कैटेगराइज होते हैं, लेकिन उसमें जो प्राइमरी दो टाइप्स है ना, वो यहाँ पे आपको कर्व ड्यून्स में कौन सी नजर आ रही है? या तो वो बरखान है, ठीक है जी, और दूसरा जो आपको नजर आया अभी देखा आपने, वो है पैराबोलिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि विंड की, मतलब विंडवर्ड साइड की शेप क्या है। तो जब हमने बरखान को देखा है तो उसमें जो बल्ज है, यानी जिसको हम कन्वेक्स साइड कहते हैं, वो विंड की तरफ है बरखान में। ठीक है, लेकिन पैराबोलिक में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो कनकेव साइड ऑफ द ड्यून है वो विंड को फेस कर रही है। ठीक है जी। तो ये इसके ऑपोजिट हुआ, जो बरखान पड़ा उसके ऑपोजिट इसकी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन हॉलो है, यहाँ से एयर राइज कर रही है, विंड राइज कर रही है, और उसके दूसरे किनारे पे उसने पैराबोलिक डोम जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। कन्वेक्स साइड लीवर्ड होगी इसमें, कनकेव साइड विंडवर्ड होगी। ड्यून्स की चार टाइप्स आपकी किताब में मेंशन है। ठीक है, बाकी सब कैटेगरीज वैसे लिस्टिंग लंबी हो सकती है, लेकिन चार टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलाइनमेंट, विद और अगेंस्ट द विंड, और शेप यानी इलोंगेटेड या कर्व्ड की सेंस में जो है वो आपको यहाँ पे आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब एक और तरह का मटेरियल है जो बड़ा ही फाइन मटेरियल है, वो फाइन डस्ट है जो सस्पेंडेड होती है, और वो यहाँ पे आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है कि सहारा डेजर्ट से मिट्टी उड़ती है और यूरोप में बारिशों के साथ सेटल हो जाती है। तो जब यूरोप में बारिशें स्टार्ट होती हैं जो सहारा की लाई हुई मिट्टी को मिक्स करके हो रही हो, उनको ब्लड रेन का नाम दिया जाता है, क्योंकि रेडिश कलर की मिट्टी जो है वो पानी में शामिल होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा स्मॉग थी, पोल्यूशन थी, और आजकल जो ये थोड़ी सी फॉग बनना शुरू हुई है, मॉइस्चर आया है एटमोसफेयर में, तो उसकी वजह से वो फॉग भी जो है वो कीचड़ जैसी कपड़ों के ऊपर फील हो रही होती है, कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उसका बीच में मिक्स हुए हुए हैं, और वो आपके कपड़ों पे और इवन सड़कों पे आपको जो वेट सन फील होता है उसके बीच में वो डस्ट और कार्बन भी बहुत ज्यादा आपको नजर आता है। सो असल बात यह है कि जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो मतलब विंड सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सो सहारा से जो मिट्टी उड़ती है
वो कहीं जाके यूरोप में सेटल होना शुरू हो जाती है। तो अब ये आपको डस्ट नजर आ रही है जो किसी कॉन्टिनेंटल डेजर्ट एरिया से शिफ्ट हो रही है विद द विंड। ठीक है जी, तो ये ट्रैवल कर जाएगी दूर दराज के इलाकों तक। जैसे अब लाहौर में किसी एक इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वहां से उड़ने वाली डस्ट जो है वो कई और जगहों पे जाके सेटल होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, या वो पूरा एक डोम बना देगी अराउंड द सिटी। सो बहुत ही फाइन किस्म की डस्ट, बहुत ही बारीक डस्ट जो आपको फर्नीचर वगैरह पे पड़ी हुई नजर आती है, इसको लोएस का नाम दिया जाता है, LOESS। लोएस के डिपॉजिट्स, ठीक है। आमतौर पे लोएस के डिपॉजिट जो है वो आपको ह्यूमिड एरियाज में मिलेंगे, क्योंकि जब मॉइस्चर की वजह से ये सेट हैवी हो जाएगी तब ये सेटल डाउन होगी। तो आप देखते हैं कि गोबी डेजर्ट से उड़ने वाली मिट्टी जो है वो इधर सेंट्रल एशियन साइड्स पे चाइना की तरफ आ जाती है, वहाँ सेटल हो जाती है। यूरोप में आपको बहुत सारी जगहों पे सहारा से आई हुई मिट्टी के डिपॉजिट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही फाइन मिट्टी है लेकिन बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह से ये पैटागोनिया और एटाकामा से उड़ने वाली मिट्टी जो है वो ब्राज़ील और यूराग्वे और पराग्वे के एरियाज़ की तरफ सेटल हो जाती है। फिर इस तरफ आप देखते हैं ग्रेट प्लेन्स के एरियाज़ हैं USA के और कनाडा के, वहाँ पे आपको सेटलिंग नज़र आएगी। सो जहाँ जहाँ पे भी ये लेयर्स ऑफ डस्ट जो है वो नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड्स मिलेंगी, यानी एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव एरियाज होंगे। लेकिन लोअस जो है इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही फाइन फ्राइबल, यानी इसके जो ढेले हैं उसको अगर आप उंगलियों में प्रेस करके ग्राइंड करेंगे तो वो बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ही बारीक पार्टिकल से बनी हुई है। सो मेन हेडेक्स जो आपको डिपॉजिट्स में मिलेंगी, जो विंड के डिपॉजिट्स हैं, उसमें एक तो ड्यून हमने स्टडी किया है और दूसरी जो मेन टाइप है वो है लोएस की। ड्यून में आपने देख लिया कि आपने सब कैटेगराइज कर दिया उसको, लेकिन लोअस जो है वो सिर्फ आप इसी तरह से कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स की जो ग्राइंड की हुई मिट्टी थी, जिसको हम रॉक फ्लोर कहते हैं, वो भी लोअस की तरह से उड़ के किसी और इलाके में शिफ्ट हो सकती है। सिर्फ डेजर्ट्स ही इनका सोर्स नहीं होते, लेकिन जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं या इवन जहाँ पे रिवर डेल्टास वगैरह हैं, जब वो ड्राई अप हो जाते हैं या रिवर बेड्स अगर ड्राई अप हो जाते हैं, तो वहाँ से भी बहुत फाइन किस्म की मिट्टी जो है वो विंड्स के साथ कहीं और शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसको विंड बॉर्न पार्टिकल्स को जहाँ पे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए और लेयर्स बनाना शुरू कर दे, उसको लेयर लोएस्ट डिपॉजिट्स का नाम दिया जाता है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इधर आके ये टॉपिक आपका डेपोजिशन वाला भी कवर हो गया। सर सर लोएस्ट जो है वो एओलियन डिपॉजिट्स ही है, एओलियन इसी की से वो। डिपॉजिट्स, जी एओलियन डिपॉजिट है, विंड बॉर्न डिपॉजिट है, लेकिन इतना फाइन है कि ये डेजर्ट मार्जिन से बाहर दूसरे इलाकों में जाके सेटल सर हो गए। एक एमसीक्यू था ज्योग्राफी में ही स्पेशल जी सीएसएस जी। में, which of the following landform is associated with aeolian deposits, तो जी उसमें जी। यार्डंग भी था और लोएस्ट भी था, तो देखिए, फिर किस पर। यारडैंग डिपॉजिट नहीं है ना, यारडैंग इरोजनल लैंडफॉर्म। हाँ अच्छा, इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, फिर डिपॉजिट अगर पूछा है तो लोएस्ट जी लिखेंगे। जी। जी जी। और लोएस्ट इज एसोसिएटेड विथ ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म, कार्स्ट लैंडफॉर्म या रिवर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखिए जी, इसमें लोएस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्लेशियर से भी रिलेटेड इस सेंस में है कि जो रॉक फ्लोर की टर्म हमने यूज की थी, बहुत ही फाइन ग्राइंड हुआ हुआ जो रॉक मटेरियल था वो तो सर ग्लेशियर से एसोसिएट। ग्लेशियर इरोजन में आ सकता है। जी जी। और रिवर डिपोजिशनल भी आपने कहा था। रिवर डिपॉजिट्स में ये, अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप देखेंगे तो इसमें तो प्रेफरेंस दी जाएगी ग्लेशियर इरोजन को। अच्छा, मतलब इन दो एमसीक्यूज में से हम जी जी। ग्लेशियर इरोजन लैंडफॉर्म पे टिक हाँ करेंगे। जी हाँ जी। अगर सिर्फ ऑप्शन में रिवर डिपोजिशनल जी वो लैंडफॉर्म होता तो वो फिर। पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल वो ऑप्शन में आता। अच्छा ठीक। ठीक है जी। चले, अब मंडे से हम लोग जो है, एक हमने सर कार्स साइकिल जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो यही चीज है, कौन कार्स सी? की फॉर्मेशन में लिखा नहीं कार्स कार्स साइकिल। नहीं नहीं, एक साइकिल ऑफ हीरोइन है, वो मैंने मंडे को कवर करवाना है। साइकिल ऑफ हीरोइन एक जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
ठीक है, लेकिन कास्ट लैंडफॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे, जिसमें सिंक होल्स और स्वैलो होल्स वगैरह पढ़े थे। जैसे पर सिलेबस में ये लिखा है कार्स साइकिल, तो वही फॉर्मेशन ही कार्स की हाँ फॉर्मेशन को ही जी, हाँ कार्स जी, साइकिल। देखें उसमें बेसिक बात यह है कि सिलेबस में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग्स हैं। सिलेबस एज सच जो है वो मिस प्रिंट भी हुआ है, तो उसको उस तरह से ना कंसिडर करें। बेसिकली कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन, रिवर साइकिल ऑफ इरोजन, ये सारे हर एक का साइकिल ऑफ इरोजन होता है। यानी कि जो यंग फीचर्स होते हैं, यूथफुल स्टेज होती है, वो सिंक होल्स वगैरह होते हैं, क्लेट्स एंड ग्राइक्स होते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज है, यानी जब बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल के ऊपर इरोजन हो चुकी हुई है, तो उसको हम कहते हैं जैसे कि पोलजी थे, या जैसे कास्ट टावर्स है, जो बिल्कुल एंडिंग स्टेज होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सर ये कोस्टल लैंडफॉर्म से होते हैं। कोस्टल लैंड फॉर्म्स हैं। आप अब मुझे बताइएगा कि आपने सीएसएस के लिए पेयर होना है या पीएमएस के लिए होना है, क्योंकि पीएमएस में ये कोस्टल लैंड फॉर्म्स नहीं है, सीएसएस में ये शामिल है कोर्स में। सीएसएस का है मेरा। सीएसएस है तो फिर ये मैं आपको कवर करवाऊंगा, ये भी मंडे को हो जाएगा थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके।